नमस्कार बच्चों। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है सॉइल्स। इससे पहले भी अपन ने एक वीडियो देखा था और समझा था जिसमें हमने सॉइल्स के बारे में ही चर्चा की थी, उसकी परिभाषा, उसकी फॉर्मेशन यानी कि उसकी निर्माण एवं विकास पर बात की थी। साथ ही हमने मिट्टी निर्माण की जो प्रक्रियाएं होती हैं, प्रोसेसेस, स्टेजेस, उनके बारे में बात की थी, है ना, अवस्थाओं के बारे में बात की थी और वादा किया था कि अगले चैप्टर में हम मिट्टियों के गुण, मिट्टियों का वर्गीकरण, समस्याएं आदि पर चर्चा करेंगे। तो आज मैं डॉक्टर सीमा श्रीवास्तव, एसोसिएट प्रोफेसर, आपके सामने मिट्टियों का भाग 2 लेके आई हूँ, सॉइल्स पर ही, इसी चैप्टर पर। बच्चों, आप और हम बहुत ही अच्छी तरह से समझते हैं और जानते हैं कि मिट्टी की वैल्यू क्या है। मिट्टी बहुत ही इम्पॉर्टेंट संसाधन है हमारे लिए, क्योंकि हमारा सारा जीवन जो है वो इसी मिट्टी पर ही निर्धारित करता है। तो आगे बढ़ते हुए अब अपन चलते हैं कि एवरी लाइफ बिगिंस इन सॉइल। एक्चुअली खनिज पदार्थों के जो कण हैं वो जल में मिलकर घुल जाते हैं। वनस्पति अंशों, ह्यूमस पर मिट्टी का उपजाऊपन आधारित रहता है। इन खनिज पदार्थों के कणों में सिलिका, एल्यूमिनियम, लोहा आदि जो है मिल जाते हैं। खनिजों का रूप जेली की भांति होता है, जिसे कोलाइड कहते हैं, और जिसके ऊपर मिट्टी की उर्वरा शक्ति निर्भर करती है। आपने देखा कि सड़ी गली वनस्पतियों में बैक्टीरिया, कीड़े, बैक्टीरिया जर्म्स पाए जाते हैं और ये बैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन पैदा करते हैं, जिसमें मिट्टी में उपजाऊ तत्व बनाए रखते हैं। रासायनिक पदार्थों के ह्यूमस के मिलने से क्या होता है कि मिट्टी में जो समाया हुआ जल है वो भी अधिक समय के बाद में तेजाब के रूप में हो जाता है और उसकी जो उर्वरा शक्ति है वो घट बढ़कर एसिडिटी सॉइल के रूप में हो जाती है। ये कृषि कार्य, इस जो एसिड सॉइल वाला क्षेत्र होता है, यानी कि अम्लीय क्षेत्र, अम्लीय मिट्टी वाला क्षेत्र, वहाँ पर बहुत ही कठिनाई से कृषि की जाती है। शुष्क भागों की जो मिट्टी में क्षार के कण इकट्ठे हो जाते हैं, जिनके कारण वहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ हो जाती है और ऐसी मिट्टी को हम क्षारीय मिट्टी यानी कि एल्कलाइन मिट्टी कहते हैं। ये मैंने इसलिए बताया कि आपको पता चल सके कि एसिडिक मिट्टी कौन सी है और एल्कलाइन मिट्टी कौन सी है। एसिडिक मिट्टी तो अम्लीय मिट्टी और एल्कलाइन क्षारीय मिट्टी है। समझ में आया बच्चों? अब अपन आगे चलते हैं कि क्लासिफिकेशन के ऊपर। जनरली आपने देखा होगा कि हम चीका मिट्टी, चूना मिट्टी, बलुई मिट्टी और चौक वाली जो चूना मिट्टी है, क्ले है, सिल्ट है, सैंड यानी कि बलुई मिट्टी, इन सब के बारे में ही जानते हैं। जनरली हम जो हमारा सामान्य वर्गीकरण करते हैं वो हमारा होता है इन्हीं तरह की मिट्टियों के ऊपर बेस्ड। पर ज़्यादातर बेटा क्या है कि जो वैज्ञानिकों ने और भूगोलवेताओं ने इस मिट्टी का अलग से क्लासिफिकेशन दिया हुआ है और वो है, ये आपने देखा होगा इस टेबल में, देखिए क्लासिफिकेशन दिया हुआ है 6 प्रकार के आधार पर। कौन कौन सा? मूल चट्टानों के आधार पर, जलवायु के आधार पर, भूस्थिति के आधार पर, गुणों के आधार पर, गुणों में रंग भी हो सकते हैं, है ना, और आयु के आधार पर। एक एक को मैं एक जनरल रूप में आपको बता देती हूँ कि मूल चट्टानों के आधार पर किस तरह से वर्गीकरण है। कि जनरली क्या होता है कि मिट्टी के जो कण हैं वो कभी एक दूसरे से इतने सटे हुए रहते हैं कि उनको पृथक करना असंभव हो जाता है और ऐसे इतने कभी कभी इतने ज़्यादा पास होते हैं, इतने वो होते हैं कि दूर दूर की उनको मिला पाना भी बहुत मुश्किल होता है।
इस आधार को हम 3 मुख्य प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है इस तरह की मिट्टी में। कौन कौन सी है? एक तो बलुई मिट्टी, चीका मिट्टी और तीसरी है दोमट मिट्टी। बलुई मिट्टी इसलिए इस ग्रुप में आती है कि इस प्रकार की जो मिट्टी होती है इसके कण बहुत बड़े बड़े तथा एक दूसरे से अलग होते हैं। इनमें नमी की का अभाव होता है और बड़ी शीघ्रता से इनमें तापमान का परिवर्तन होता रहता है। नदियों के किनारे की जो बालू मिट्टी होती है वो इसका मेन उदाहरण है। ये मिट्टियाँ कृषि आदि समस्त कार्यों के लिए अनुपयुक्त होती है। दूसरे प्रकार की इसी ग्रुप में जो मिट्टी आती है वो है चीका मिट्टी। ये भी मिट्टी, इसमें ह्यूमस बहुत पाया जाता है। मेरे ख्याल से ह्यूमस आप समझ ही गए होंगे क्या चीज़ है ना? आपने देखा ही है, वनस्पति अंशों की जो मात्रा होती है उसको हम ह्यूमस कहते हैं इंग्लिश में। तो इसमें चीका मिट्टी में ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जिसके कारण इसमें भारीपन होता है और जल भी होता है इसमें। तो जल और ह्यूमस की वजह से ये काफ़ी हैवी होती है और जब खेती के लिए इसमें जुताई का कार्य किया जाता है इस मिट्टी पर, तो काफ़ी गहराई तक हमको उस कार्य को करना पड़ता है। नहीं तो पौधों में जड़ें हैं वो अधिक गहराई तक पहुंच नहीं पाती हैं। इसमें नमी अधिक होने के कारण इसमें सिंचाई भी आवश्यकता पड़ती है। अगला जो आती है प्रकार की मिट्टी वो है दोमट मिट्टी, यानी कि लूमी सॉइल। इस मिट्टी में दोनों प्रकार के कण पाए जाते हैं, बलुई मिट्टी के और चीका मिट्टी के, दोनों के ये अधिक होते हैं। कृषि के विकास के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता होती है वो इस मिट्टी में पाई जाती है और इसे खेती की सफल माना जा सकता है। इसके अलावा निर्माण प्रक्रिया के आधार पर भी हम मिट्टी के प्रकार समझ सकते हैं कि मिट्टी कहाँ बनी है उसके आधार पर। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा हिमनद के क्षेत्रों में मिलती है मिट्टी, वोल्केनिक क्षेत्रों में बनी हुई मिट्टी है ना, जो लावा मिट्टी कहलाती है। तो भूस्थिति कह लो इसको। भूमि जो है अपर्दन के साधनों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान के स्थानांतरित होती रहती है। जब मिट्टी एक बार बन जाती है तो वह किसी न किसी कारण से एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुंच जाती है। वायु, नदी, हिमनद, ज्वालामुखी के उद्गार आदि के स्थान से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है। और इस स्थानांतरित मिट्टी जो होती है वो, जिसको अवसादी मिट्टी, सेडिमेंट्री सॉइल भी कहा जा सकता है, इनमें विभिन्न भागों से ही स्थानांतरित होने के कारण इसमें क्या होता है, उर्वर तत्वों का बाहुल्य होता जाता है और अन्य खनिज क्षेत्रों से होकर गुजरने के कारण इनमें बहुत कुछ अंश इसमें मिलते हैं। ग्लेशियल जो हिमनदी के क्षेत्र होते हैं वहाँ पर आपने देखा होगा अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण के कारण मिट्टी बहाकर लाई जाती है, ग्लेशियल के साथ आती है। और इस प्रक्रिया से जो मिट्टी बनती है उसमें कई प्रकार के कण मिलते हैं, कुछ बड़े होते हैं तो कुछ छोटे होते हैं। यूरोप और उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग में इस मिट्टी के विस्तृत क्षेत्र पाए जाते हैं। हिमनद द्वारा बहाकर लाई गई इस मिट्टी में चूने के कण अधिक पाए जाते हैं, जिसमें उर्वरा शक्ति होती है और इसे हम टिल सॉइल कहते हैं। ये काफ़ी गहरी होती है। अगला जो ग्रुप आता है कछारी मिट्टी का, तो कछारी मिट्टी इसी ग्रुप में आएगी। ये कांप मिट्टी में काफ़ी बड़े बड़े और छोटे छोटे दोनों ही कणों को मिलाकर के बनती है और ये नदियों के बहाव द्वारा बाढ़ में के क्षेत्रों में पाई जाती है ज़्यादातर, है ना। कुछ मिट्टियों में प्राचीन काल से ही खेती चली आ रही है, जिसके कारण उनकी जो उर्वरा शक्ति है वो कम होती जा रही है और इस प्रकार की मिट्टी को कृषित मिट्टी, कल्टिवेटेड सॉइल कहते हैं। आपने देखा होगा भारत में गंगा सिंधु के जो मैदान हैं वो इसी मिट्टी से बने हुए हैं। इनको कभी कभी हम बिना बोई हुई मिट्टी या प्राकृतिक मिट्टियाँ, वर्जिन और नेचुरल सॉइल्स भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हम। वायु द्वारा निर्मित मिट्टी भी होती है, जो सैंड ड्यून्स आपने देखा होगा। शुष्क प्रदेशों में वायु के द्वारा जो है मिट्टी एकत्रित की जाती है और इसके कण उड़ उड़ के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं और बालू का स्तूपों का निर्माण करते हैं, जिनको हम सैंड ड्यून्स कहते हैं। कभी कभी छोटे कणों की मिट्टी को भी एकत्र करती है और इसको हम लॉयस, आपने जानते ही हो आप
कि जो मरुस्थल क्षेत्र हैं वहाँ पर इस तरह के लॉयस और सैंड ड्यून्स देखने को मिलते हैं। ज्वालामुखी से भी बनती है मिट्टियाँ, जहाँ पर आपने देखा होगा जहाँ पर ज़्यादातर ज्वालामुखी उद्गार होते हैं वहाँ पर, जैसे भारत के पठार, जापान, यूपी, पूर्वी जापान, पूर्वी अफ्रीका आदि के जो क्षेत्र हैं वहाँ कालांतर में जब ज्वालामुखी शांत हो जाते हैं तो वहाँ पर मिट्टियाँ अपने तत्वों के आधार पर शैलों का रूप धारण कर लेती है और यही प्राकृतिक कारकों के प्रभाव से अपना रूप मिट्टी के रूप में बदल लेती है। अब रंगों के आधार पे है गहरी मिट्टी, गहरी भूरी मिट्टी। गहरी भूरी मिट्टी जिसमें ज़्यादातर क्या होता है, तेजाब के गुण अधिक पाए जाते हैं और ये कृषि कार्य के लिए उतनी उपादेय नहीं होती। इस मिट्टी की परत में के ठीक नीचे वाली जो परत होती है वो लोहे के कण परस्पर संयुक्त होती है, तो बहुत कठोर होती है। इसमें खाद देने पर कृषि संभव हो जाती है, वरना तो नहीं। आलू की पैदावार इस मिट्टी में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इसी ग्रुप में भूरी मिट्टी होती है। ये भूरी मिट्टी, इसको भूरी मिट्टी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें ज़्यादातर नमी की मात्रा अधिक होती है और गहराई तक ये मिट्टी मिलती नहीं है। आंतरिक बनावट के कारण इस प्रकार की मिट्टी में कृषि सरलतापूर्वक की जाती है। ये ज़्यादातर कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है? संयुक्त अमेरिका, दक्षिणी और मध्य जापान, कोरिया, चीन, मध्य यूरोप आदि भागों में पाई जाती है। फिर है लाल पीली मिट्टी, रेड येलो सॉइल्स। इस तरह की मिट्टी आपने देखा होगा ज़्यादातर ऊपरी सतह पर भूरी होती है। भुरभुरी, चीका और दोमट मिट्टी के कारण इसमें मिश्रित रूप पाए जाते हैं। ये मिट्टी अनुपजाऊ होती है क्योंकि वर्षा के आधिक्य एवं शुष्क भाग के कारण इसमें जो उर्वरा शक्ति होती है वो घुलकर नीचे चली जाती है। इसके कण भी काफ़ी छोटे होने से इसमें पर्याप्त मात्रा में रहते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस खाद देने के पश्चात इसमें उपजाऊपन लाया जा सकता है और इस प्रकार की मिट्टियाँ दक्षिणी पूर्वी एशिया, मध्य अमेरिका, दक्षिण संयुक्त अमेरिका, अमेजॉन, कांगो बेसिन आदि में पाई जाती है। अब है प्रेरी की भूरी मिट्टी, चेस्टनट प्रेरी मिट्टी। इसमें चूने की कमी होती है, अतः ये मिट्टियाँ विश्व की सबसे अधिक पाई जाने वाली मिट्टियाँ हैं। इसका कारण उर्वरा शक्ति है अधिक हो जाती है और ज़्यादातर ये मिट्टियाँ अर्जेंटीना, अमेरिका, मध्य रूस, साइबेरिया के विस्तृत रूप में पाई जाती है। स्टेपीज, ब्राउन स्टेपी सॉइल, जैसा कि नाम बता रहा है, इस मिट्टी में नमी के अभाव से कृषि कार्य अधिक नहीं हो पाता है, किंतु सिंचाई की व्यवस्था कर दी जाए तो ये मिट्टी कृषि कार्य के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है। पत्तियों आदि के सड़ने से नमी के अभाव में इसकी उतनी सहायता नहीं मिल पाती जितना इसका रंग भूरा भूरा माना जाता है। अगली मिट्टी है काली मिट्टी। ये इसका जो रंग है वो भी वनस्पति के अंशों के आधिक्य के कारण काला रंग पाया जाता है। इस मिट्टी में चर्नोज्म यानी कि कौन सी प्रचुरता होती है? इसमें ह्यूमस की प्रचुरता होती है, जिसके कारण इसको रूस में चर्नोज्म सॉइल कहते हैं। इस प्रकार की मिट्टी जो है साउथ कनाडा, सेंट्रल यूएस, पश्चिमी साइबेरिया, भारत के अर्जेंटीना दक्षिणी पठार वाले भागों में पाई जाती है। आयु के आधार पर हम माने तो ये 3 तरह की होती है, नवीन, प्रौढ़ और वृद्ध। नवीन मिट्टी में ज़्यादातर वो मिट्टी होती है जो बिल्कुल अपने पैतृक चट्टानों से रासायनिक क्रिया द्वारा बनाई जाती है और मैच्योर वो होती है कि जब तरुण मिट्टी काफ़ी दिनों तक किसी जलवायु में रहती है तो वो मैच्योर हो जाती है। उसमें लोहे का ऑक्सीकरण होता है, हाइड्रेशन होता है, चूना पोटाश और पदार्थों का विलय होने लगता है और इस प्रकार के वो मिट्टी का रूप ले लेती है। और ओल्ड सॉइल तो जैसा नाम बता रहा है, वृद्ध मिट्टी, वो जब एक ही स्थान पे काफ़ी लंबे टाइम तक पड़ी रहती है तो उसके अंदर जो है ठोस और कड़ापन आ जाता है और वो भूपटल पर सूख सी जाती है, जैसे लेटराइट इस प्रकार की मिट्टी का मुख्य स्वरूप है।
जलवायु के आधार पर जब हम माने तो इस वर्गीकरण के आधार पर उष्ण आर्द्र पेटी की मिट्टियाँ होती हैं जिनको हम लैटराइट सॉइल्स कहते हैं, और उष्ण पेटी या वनों की घास तलों वाली मिट्टी होती है जिनमें लाल व पीली मिट्टी पाई जाती है, ज़्यादातर भारत, चीन, पाकिस्तान व वियतनाम आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। समशीतोष्ण पर्णपाती वनों की मिट्टियाँ जो हैं वो ग्रे ब्राउन होती है। इन मिट्टियों में ह्यूमस की जो मात्रा होती है वो अधिक होती है, और शंकुधारी वनों की पॉडज़ोल मिट्टी जो है इसमें कम अम्ल होता है, इसलिए ये पाई जाती है। जैसे गेहूँ, जौ, मक्का आदि की कृषि इसमें कर सकते हैं। समशीतोष्ण घास तलों की मिट्टियाँ हैं, उसमें भी चरणोज़म बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्टेपीज़ है ना, और प्रेरीज, ये इसके अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। उत्तरी शंकुल वनों की मिट्टियाँ हैं, इसमें उत्तरी शंकुल वन प्रदेशों में मिट्टियाँ पोडाल्फस अर्थात चूना रहित होती हैं और अम्लीय होती हैं। घूसर ग्रे फॉरेस्ट एरियाज़ जो है उसमें ज़्यादातर पाए जाते हैं। अब मरुस्थलीय घूसर मिट्टियाँ जो होती हैं, ये मिट्टियाँ इनका रंग कैसा होता है, घूसर यानी कि ग्रे, और ये भी क्षारीय होती है और ज़्यादातर नील नदी की घाटी में तथा पाकिस्तान में सिंधु नदी की घाटी के जो निचली भाग है वहाँ पर अभी इसके अंदर गेहूँ व कपास की खेती सिंचाई की मदद से की जाती है। अब परिपक्वता के आधार पर अगर देखा जाए तो मैच्योर सॉइल्स जो अपने अभी समझा था उस तरह से है। अब अगली स्लाइड जो हमारी आ रही है वो है प्रॉब्लम्स ऑफ सॉइल, यानी कि मिट्टी की समस्याएं। बच्चों, हर चीज़ को अगर हमको प्रिजर्व करना है या कंजर्व करना है तो हमको कई प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती है। जनरली मिट्टी की समस्याओं के रूप में हमने देखा, पहला नंबर है मिट्टी के अपरदन की समस्या, मिट्टी की उर्वरा शक्ति के ह्रास की समस्या, मिट्टी तथा उसकी उर्वरा शक्ति को बनाए रखने की समस्या। इनमें मेन चीज़ ये है कि मिट्टी को किस तरह से उसकी उर्वरा शक्ति के साथ में संभाला जाए, जिसके लिए जनरली इरोजन आपने देखा होगा, ये ओवरग्रेज्ड लैंड, ये मिट्टी इधर क्या है, ज़्यादातर पशुचारण के कारण ये भाग पूरा का पूरा खराब हो गया है ना। हमने अपरदन के प्रकार में दो प्रकार बताए हैं, शीट इरोजन यानी कि परतदार अपरदन और गली अपरदन, नालीदार अपरदन। अब जो परतदार अपरदन है ये पृथ्वी के धरातल पर विस्तृत रूप में होता है। इसके अंतर्गत भूभाग की परत इकट्ठे कटकर समाप्त हो जाती है, और जो इस क्रिया में धीरे धीरे होने के कारण दिखाई देने वाली जो भाग होता है पृथ्वी का भूभाग, भूमि का, वो क्षय के कारण अधिक खराब हो जाता है और विस्तृत भूखंड का सर्वोच्च भाग एकदम बैंड लैंड के रूप में हो जाता है। ज़्यादातर वायु और वर्षा के कारण ऐसे एरियाज़ में आपने देखा होगा अपरदन होता है, और बाढ़ के आने पर भी इस प्रकार का कटाव होता है। अब है नालीदार अपरदन, जिसमें गली इरोजन। जल की धारा के कारण क्या होता है कि यहाँ तीव्र वेग होता है जल का, और वो मिट्टी को अपनी वेग में अन्य दिशाओं में काटता हुआ ले जाता है, और जो भाग पीछे का रहता है वो बैडलैंड्स या रेवाइंस, बेकार भूमि या बीहड़ के रूप में उभर कर आता है। इसको हम नदियों का आपने देखा होगा रेवाइंस जो काट कर बनाई जाती है, उसमें देखा होगा कि बीहड़ होते हैं जिनमें मिट्टी का कटाव हो जाता है, और वहाँ इन बीहड़ों में आपने देखा होगा कि काफ़ी कुख्यात डाकू वगैरह रहते हैं, क्योंकि अपरदन के कारण काट कर लाई गई मिट्टियों में रेतीली मिट्टी के निचले मैदान जो है ऊपरी घाटियों की मिट्टी से एकदम आच्छादित हो जाते हैं और मिट्टी की समस्त उर्वरा शक्ति वो निकल जाती है। अब प्रॉब्लम ऑफ सॉइल डिप्लीशन, एक्चुअली ये देखिए आप कि इस तरह से हम रोक सकते हैं, अगर हम चाहें तो मिट्टियों का कटाव हम रोक सकते हैं। कैसे? टेरेस कल्टीवेशन से, स्ट्रिप कल्टीवेशन से, है ना, ग्रेजिंग से, ये है ना इसके अंदर। अब हम आते हैं मेजर्स। प्रॉब्लम ऑफ सॉइल कंजर्वेशन के लिए जो हमको
उपाय करने चाहिए उनमें सबसे पहले है अफॉरेस्टेशन यानी कि वृक्षारोपण। जब भी जितने वृक्ष हम लगाते जाएंगे उतना ज़्यादा हम मिट्टी को रोक पाएंगे। आपने देखा वृक्षों की सघनता के कारण वायु जो है मिट्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाती है, और जल का वेग भी वृक्षों के कारण अटक जाता है, कम हो जाता है और रोक लेता है, तो उसकी शक्ति भी कम नहीं होती है और मिट्टियों की उर्वरा शक्ति भी खत्म नहीं होती है। वृक्षों की पत्तियां धरातल को ढककर समस्त प्राकृतिक क्षयकारक शक्तियों से उसका निवारण कर सकती है। इस प्रकार वनों का क्षेत्रफल बढ़ाकर मिट्टी की सुरक्षा की जा सकती है। दूसरा है बांध बांधना, बिल्डिंग डैम्स। देखा होगा आपने नालों अथवा नालियों पर मेड़ें और बांध बांधकर, जो नदियों के ऊपर हम मेड़ या बांध बांध देते हैं तो इस प्रकार जल रुक जाता है और साथ ही इसके साथ बहा कर लाई हुई मिट्टी वहाँ रुक जाती है ना। तो अगला जो है बंडिंग, खेत की मेड़ बांधना। आपने देखा होगा कई खेत चौरस होते हैं, लेकिन उनकी मेड़ जो होती है अगर छोटी होगी तो उधर से मिट्टी बहाकर दूसरी जगह निकल जाएगी अधिक वर्षा के कारण, लेकिन ऊंची मेड़ होने के कारण वो उसी क्षेत्र में नहीं रहेगी और उसी क्षेत्र में अपनी उर्वरा शक्ति को। अब पहाड़ों का सीढ़ीनुमा खेत बनाना, टेरेसिंग। इसमें भी देखो आप क्या होता है कि ऊपर की जो मिट्टी है वो सीढ़ीनुमा खेत होने के कारण नीचे आएगी और नीचे से फिर वो थम जाएगी, उसका वेग कम होता जाएगा और मिट्टी हमारी बच जाएगी। पशुचारण पर भी नियंत्रण करना पड़ेगा हमको। चारागाहों में यदि ऐसी व्यवस्था की जा सके कि भूमि की सतह पशुओं के खुर के साथ न कटे तो वह समस्या बहुत अच्छी कुछ अंशों तक सुलझ सकती है। इसके लिए चारागाहों में लंबी घास उगाई जाए जिससे चरते समय पशु उसकी सतह तक नहीं पहुंच सके और ऊपर ही ऊपर उसको काट कर अपना पेट भर सकें। तो ये थी मिट्टी सॉइल कंजर्वेशन पे। अब आप और मेरा, हम दोनों का धर्म है कि हम इस संसाधन को किस तरह से ज़्यादा उपाय लगा करके और बचा सकें। ठीक है, थैंक्स बच्चों। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।